बिल्कुल ऐसा पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो सेक्शन खंड अ में आ जाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे आपको। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है। जितनी घात होती है उतने शून्य होते हैं। त्रिघात बोल रहा है तो तीन घात है, यानी कि तीन शून्य होंगे। फिर बोल रहा है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 140 और फिर करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। 2 सत्ते 14, पीछे से 0, 2 3 6, 1 बचा 0 आ गया, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 140 को मैं लिख सकता हूँ, दो कितनी बार है, 2 बार, 5 एक बार, फिर 7 एक बार। 2 2 बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो क्या होता है, भाज्य जो होता है भाजक गुणा भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल के बराबर होता है। ठीक है, जो पी एक्स होता है वो जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के बराबर होता है, ये अब जानते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे ये बोल रहा है कि रैखिक समीकरण ये वाला और ये वाला का युग्म हल कैसा होगा। तो हमें अनुपात निकाल के चेक करना पड़ेगा। a1/a2 निकालोगे, a1 x का गुणज 1 और इधर x का गुणज कितना है -3। फिर निकालोगे b1/b2, b1 कितना है y का गुणज 2, दूसरे वाले का y का गुणज क्या है 6 माइनस का 2 एकम 2, 2 3 6, दोनों बराबर आ गए। फिर निकालो c1/c2, c1 क्या है 5 और c2 कितना है 1। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के दो बराबर हैं, चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 परंतु बराबर नहीं है c1/c2 के। तो जब भी ये कंडीशन होती है समांतर रेखा होती है। ठीक है, समांतर रेखा होती है और समांतर रेखा आपस में कभी भी मिलती नहीं है और इसका कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ होगा अद्वितीय हल, दो हल, अनेक हल। तो यहाँ लिखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होता है, जो डी होता है वो होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। दूसरा पद है -1, पहला पद है -5। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे ये जो द्विघात समीकरण है स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है, इसका विविक्तिकर क्या होगा, विवेचक क्या होगा। तो b² - k4ac होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग, यही होता है। तो x1 कितना है 2, x2 कितना है 4 स्क्वायर प्लस y1 है 3, y2 है 1। तो 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2 आएगा, 3 में से घटाएंगे 2 आएगा, माइनस का वर्ग करोगे प्लस आ जाएगा, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 8 आ जाएगा। 8 का वर्गमूल कितना होता है 2√2। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा। मूल बराबर होने पर विविक्तिकर का मान 0 होता है, यानी कि b² माइनस का 4ac 0 के बराबर होता है। तो यहाँ a के स्थान पर क्या है x² का गुणज, b के स्थान पर क्या है x का गुणज और c के स्थान पर क्या है अचर पद m। तो b² यानी कि -12 का वर्ग, 4 a की जगह पे 3 और c की जगह पे क्या है m, -12 का वर्ग 144, 4 3 12, माइनस के 12 इधर आके क्या हो जाएगा +12, 4 3 12 होगा ना माइनस के, इधर आके क्या होगा प्लस, 12 12 में 144 होता है। तो m का मान क्या आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर ये जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। कह रहे हैं
जिसकी भुजा 2a है, ये 2a, ये 2a, ये भी 2a होगा, तीनों बराबर है। प्रत्येक शीर्ष से लंब डालो। जब लंब डालेंगे तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा और इधर a होगा और इधर भी कितना होगा, a होगा। ठीक है, हमें ये निकालना है शीर्ष लंब। नाम दे दो a b c, इस बिंदु का नाम d। तो त्रिभुज ABC में आ जाओ। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि भैया जो कर्ण का वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है। तो कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण हमारे पास 2 है, आधार मेरे पास क्या है a, और लंब मुझे निकालना है h निकालना है। 2 का वर्ग 4 प्लस का a स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया, घटाएंगे तो 3a स्क्वायर। वर्गमूल निकालोगे 3 का वर्गमूल √3, a स्क्वायर का वर्गमूल a आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा, √3a, √3a। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, हमें माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। माध्य निकालेंगे तो हमें बनाना पड़ेगा, यहाँ पर वर्ग अंतराल है, यहाँ बारंबारता है, हमें x चाहिए और अगला कॉलम जो चाहिए हमें fx का चाहिए। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। ठीक है, और जो बारंबारता में दे रखी है वो दे रखी है 3, 2, 4, 2, 3। x क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो, आधा करो, 4 का आधा 2, सब में 2 का अंतर है, जोड़ो, ये 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। fx 3 और 2 6, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 8 दूनी 16, 10 तियाँ 30। देखो ये कितना हो जाएगा 30 और ये 30, 30 और 30 कितना 60 और ये 24, 60 और 24, तो ये हो गया 84। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, 3 और 2 5। ठीक, यहाँ से देखो 3, 3 6 और ये 4 10 और 2 2 14, कितना आ जाएगा 14। तो जो माध्य होता है x बार बराबर प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, fx का कुल योगफल बट्टे में f का कुल योगफल। ठीक है, तो fx कितना है 84 बट्टे में कितना है 14। ठीक है, 14 छंग 84, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं इसका मान क्या होगा, इसका मान 1 होगा, क्योंकि ट्रिक क्या है, साइन और नीचे ऊपर कॉस है, दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है। वैसे हल करके दिखाऊं, जब 2 कोण को जोड़ने पे 90 आता है तो उसमें से एक को बदलते हैं। साइन 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 27 आ जाए, 63। ऊपर वाले को बदला है तो नीचे वाले को नहीं बदलना है। आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे 63 है, नीचे भी कॉस 63, ऊपर नीचे सेम टू सेम कट के क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं कॉस ए का मान √3/2 है, तो साइन 2a का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, 12वां नंबर। क्या दे रखा है, कॉस ए, कॉस ए दे रखा है √3/2। इधर कॉस है, इसका मान भी सोचो, कॉस 30 का मान होता है √3/2। कॉस से कॉस हटा, ए का मान कितना आ गया 30, हमें निकालना है साइन 2a। ए का मान है 30, तो साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो आंसर आ जाएगा √3/2, ऑप्शन नंबर पहला वाला। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहा है हमसे, 1 + tan स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है,
तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/, कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक को लिखते हैं 1/, साइन स्क्वायर है। इसकी गुणा इसके साथ होती है साइन स्क्वायर कम साइन स्क्वायर, और इसकी गुणा इसके साथ कॉस स्क्वायर कम कॉस स्क्वायर। साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, दोनों में स्क्वायर हो तो स्क्वायर लगा दो, आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर है। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं साइन 2a 2 साइन ए किस एंगल के लिए सत्य होगा जब ए किसके बराबर हो। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगर मैं ए को 0 डिग्री लेता हूँ तो यहाँ हमारे पास क्या है, साइन 2a 2 साइन ए बराबर दिखाना है, तो ए की जगह पे 0 ले लो। ठीक, तो साइन 2 गुणा 0 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0, 2 गुणा 0 0, आगे दोनों तरफ बराबर। अगर तुम 30 लेके देखो, अगर ए को तुम 30 लोगे ना बराबर नहीं आएगा। साइन 2 ए की जगह पे 30 रख दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन 60, और साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कटा, साइन 60 का मान होता है √3/2, और इधर है 1। क्या ये आपस में बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो 0 के लिए बराबर होगा, बाकी किसी के लिए बराबर नहीं होगा। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। आपसे क्या बोल रहे हैं, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लेते हैं वृत्त की जो त्रिज्या है r है, हमें परिधि दे रखा है, परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, 22 दे रखे हैं, तो पाई का मान क्या होता है 22/7, हमें त्रिज्या नहीं मालूम है, ऊपर ऊपर कट जाता है, 22 कम 22, ये बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा, 7 कम 7, ये गुणे के इधर के बट्टे में आ जाएगा, r का मान आ गया 7/2। हमें निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल चतुर्थांश बोला तो 4 से भाग दे दो, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में आ जाएगा, टोटल के बट्टे में कितना है 4, 7 से 7 कटा, 2 एक कम 2 एक कम, 11 सते 77, इधर बचा 2, बट्टे में बचा 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ मैं, इसके गुणा इसके साथ 77 एक कम 77, मगा इसके गुणा इसके साथ 4 दूनी 8, तो आंसर आ जाएगा 77/8, 77/8, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कैप्सूल, कैप्सूल ऐसे होता है, एक बेलन और इधर से अर्धगोला, इधर से अर्धगोला, एक बेलन प्लस 2 अर्धगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः इतना इतना हो तो उनका माध्यक क्या होगा। तो आपको पता है ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, संबंध मालूम होगा आपको कि जो बहुलक होता है वो होता है माध्यक का 3 गुना -2 माध्य। तो बहुलक पहले माध्य दे रखा है, हमें माध्यक निकालना है। माध्य कितना दे रखा है 32, और बहुलक कितना दे रखा है 35। ठीक, बत्तीस दूनी 64, माइनस का 64 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 64, 3 माध्यक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 99, और ये जो 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो माध्यक हमें कितना मिलेगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, बहुलक वर्ग निकालना है आपको। तो आपको देखना है बारंबारता में सबसे बड़ा कौन सा है 19, तो जो बारंबारता में सबसे बड़ा होता है उसके ऊपर वाला वर्ग हमारा बहुलक वर्ग होता है, तो बहुलक वर्ग होगा 15 से 20, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ो, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, जब 2 पासों को हम फेंकते हैं 36 परिणाम आते हैं, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, इसी तरीके से 2,1 से स्टार्ट हो गए 2,6 तक जाता है।
टोटल परिणाम कितने होते हैं? कुल परिणाम होते हैं 36। कुल परिणाम कितने होते हैं? हर लाइन में 6 हैं, 6 लाइन है, 36 परिणाम है। तो हमें बोला कि जोड़ने पे 10 आए, जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 10 होने हैं। प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 हो, 10 होने। अब 10 कब मिलेगा तुम्हें? दो वाले लाइन पे नहीं मिलेगा, 3 वाले लाइन पे भी नहीं मिलेगा। 4,6 10 होता है, 5,5 10 होता है, और 6,4 10 होता है। तो संभव परिणाम कितने हैं? 3। प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने हैं? 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 36। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। आंसर आ जाएगा 1/12। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आ जाओ, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? अगर पासा है आपके पास और उसे आप एक ही बार फेंकोगे, देखो जब हम पासा फेंकते हैं लूडो तो उस पे परिणाम आते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम हमारे पास 6 हैं। सम संख्या कितनी होती है इसमें? 2 4 6। हमें प्रायिकता निकालनी है सम संख्या आने की। तो संभव परिणाम कितने हैं? 3। कुल परिणाम कितना है? 6। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बन गए। अब हमें मिलेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न। हमसे ये बोला जा रहा है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है। बहुत आसान सा प्रश्न है। तो 21 नंबर पे आ जाओगे। कौन नंबर? घन है, माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है। ठीक है, घन की भुजा ए सेंटीमीटर है, और हमें दिया क्या है? घन का आयतन। घन का आयतन क्या दे रखा है? 1 3 3 1। ठीक है, तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? ए क्यूब 1 3 3 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको 3 है ना, 3 का जुड़ाव चाहिए होगा, तो ए क्या हो जाएगा? 1 3 3 1 का क्यूब रूट लेना है हमें। क्यूब रूट निकालो। किससे कटेगा ये? 11 से काट के देखें। 11 एक कम 11, 1 बचा, 13 हो गया। ना ना, 11 से तो नहीं कटेगा भाई। 3 और 3 6, 6 और 2 8। ना, इससे भी नहीं कटेगा। कम 11, 2 बचा ना, 23 हो। 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एक कम 11। फिर 11 से कटेगा। 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11। तो जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया ना। तो घन की भुजा क्या हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर। आंसर। ठीक है, आराम से बन गया। नेक्स्ट, अगर द्विघात समीकरण का एक मूल 2 हो तो पी का मान क्या होता? ये हमसे पूछा है। देखो, जो मूल होता है वो समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। जो भी मूल होता है वो हमेशा समीकरण को संतुष्ट करता है। दिया है द्विघात समीकरण क्या दे रखा है? x² + 3x - p = 0। चूंकि x = 2 एक मूल है, x = 2 मूल है, यानी कि समीकरण को संतुष्ट करेगा। जहां जहां x है वहां पर 2 रख दो। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 और 6 10, माइनस का p इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का p। ठीक है, तो p का मान कितना होगा? 10 होगा। आराम से बन गया। कह रहे cos थीटा का मान 15/17 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। दिया है आपको, क्या दे रखा है? cos थीटा दे रखा है कितना? 15/17। sin थीटा निकालना है। तो sin थीटा का सूत्र क्या होता है? √1 - cos² थीटा।
कॉस थीटा का मान क्या है? 15/17 स्क्वायर। 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग 289। हल करो, लॉसअप आ जाएगा 289। 289 एक कम 289, घटाओगे 9 में से 5 घटाएंगे 4, 8 में से 2 घटाएंगे 6, तो ये आ जाएगा 8 8 64 और इसका वर्गमूल 17। 8/17 होगा आंसर। ठीक है, 8/17 हो जाएगा। ये प्रश्न भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि माध्य क्या होगा। ठीक है, फिर से माध्य का क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में। तो यहाँ लिखते हैं हम वर्ग अंतराल, फिर हमारी बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह और फिर fx वाला कॉलम आता है। ठीक, तो वर्ग अंतराल जो हमें दे रखा है वो है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। फिर देखिए f जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 1 2 6 8 3। तो x क्या होगा? दोनों को जोड़ो, आधा करो। 0 2 को जोड़ेंगे 2, 2 का आधा 1, सब में 2 2 का अंतर है। अब 2 2 जोड़ते जाओ, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9। गुणा करना है फॉर x की, 1 1 कम 1, 2 3 6, 6 5 30, 7 8 56 और 9 3 27। देखो 7 और 7 14, 14 और 6 20, हासिल लगा 2, 2 और 2 4, 4 और ये 8, 8 और 4 12, 120 हो गया। फिर यहाँ देखो सिग्मा एफ 3 3 6, 6 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। तो हमें माध्य निकालना है प्रत्यक्ष विधि से। सूत्र क्या होता है? fx बट्टे f, सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। fx क्या है? 120 और सिग्मा f कितना है? 20। तो 20 छंग 120 आंसर। इतना आसान है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको बताना है। ये आपका मान लेते हैं ये ए है, ये आपका बी है। ए आपको दे रखा है -3,10 और बी आपको दे रखा है 5,4। ठीक, इसका मध्य बिंदु निकालना है। माना मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y है। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 है। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है, मैंने माध्य लिख दिया है। ठीक, x का सूत्र क्या होता है? x1 + x2 बट्टे में 2 और y निर्देशांक का सूत्र होता है y1 + y2 बट्टे में 2। x1 कितना है मेरे भाई? -3, यहाँ पर है 5, x2 बट्टे में 2, 5 में से 3 घटाओगे 2 आ जाएगा, 2 बट्टे 2, 2 1 कम 2। y1 कितना है? 10, y2 क्या? 4, 14 बट्टे 2, 2 7 14। ठीक, अतः मध्य बिंदु P क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1,7। ठीक है जी, 1,7 हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी 13 हो तो x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 4 नंबर पर देखो 2 बिंदु है हमारे पास। एक बिंदु A मान लेते हैं, एक बिंदु B मान लेते हैं। A दे रखा है -1, -3 और B हमें दे रखा है x, 9। इनकी जो बीच की दूरी है वो प्रश्न में दे रखी है हमें 13। कितनी दूरी दे रखी है? 13 दूरी दे रखी है। तो हमें x का मान निकालना है। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। चूंकि ए बी हमें क्या दे रखा है? 13। ए बी का सूत्र क्या होता है? x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग अंडर रूट के अंदर। ये हमें 13 दे रखा है। रखो सूत्र में, x1 है -1
और x2 है x, y1 है -3, y2 है 9 और इधर है 13। ठीक, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब दोनों नेगेटिव के होते हैं ना तो वो बदल के पॉजिटिव हो जाते हैं। -3 -9 -12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अंडरूट है इस तरफ, अंडरूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे इधर से अंडरूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 + x और यहाँ बचेगा 12 का वर्ग और इधर हो जाएगा 13 का वर्ग। अब इसको खोल दोगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, ये हो जाएगा 145 और ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। घटाओ, तो कितना बचेगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा। तो ऐसी दो संख्या लेनी है, देखो इसका गुणज कुछ नहीं तो एक, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 24 आए और घटाए तो 2, तो 6 चौको 24 और 6 में से 4 को घटाओगे 2 आता है, तो 6x माइनस के 4x। ठीक है, तो यहाँ से एक जोड़ा हो गया, यहाँ से एक जोड़ा हो गया, तो इस जोड़े से x सुबह x का भागा कम से कम दोनों में जाएगा, एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, x बाहर आ गया है नेगेटिव, 4 का भागा दोनों में जाएगा, 4 बाहर आ गया x बचेगा, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, 4 छंग 24। ये चीज़ और ये चीज़ समान आई है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं गुणनखंड बनाने के लिए, और जो उपनिष्ठ निकाला है चिन्ह के साथ वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। यदि x + 6 = 0, प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा आंसर, और इसको 0 मानोगे, यदि x - 4 = 0 तो माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। ये हमें हमारे x के मान आराम से मिल गए। कहीं पे भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं हमसे, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। विषम धनात्मक, ठीक है, क्रमागत भी बोला है, तो मान लेते हैं, माना क्रमागत संख्याएं, पहला x है तो हर सम संख्या और विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। जैसे पहली विषम संख्या अगर 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा 3, कितना जोड़ा तुमने, 2 जोड़ा ना, तो अगर पहली x है दूसरी क्या होगी, x + 2 होगी। प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला गया है कि जिनके वर्गों का योगफल इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलता है, 290 मिलता है। तो संख्या ज्ञात करनी है, इसे खोल दीजिए, a का वर्ग b का वर्ग 2ab, ठीक, हल करोगे x² 2x², 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x और ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। 290 में 4 जोड़ोगे प्लस का तो ये हो जाएगा 286, नेगेटिव का, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, तो यहाँ आ जाएगा x², 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 3 6।
ठीक है, अब इसको हमें हल करना है। इसका गुणज कुछ नहीं तो एक, इसकी गुणा इसके साथ होती है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 143 आए और घटाने पे 2 आए। ठीक है, एंड आई थिंक 13 और 11, 11 तियाँ 33 हासिल लगाई, 11 कम 11 और 1 4, हाँ 11 और 13, 13 और 11। ठीक, तो बड़ी संख्या में से घटेगा छोटी संख्या, 13 में से 11 घटेगा, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से सिर्फ एक्स सुपरनिस्ट, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बचा प्लस यहाँ से बचेगा 13, 11 का भागा दोनों में जाएगा, यहाँ से एक्स बचेगा, चिन्ह बदल जाएगा, बाहर नेगेटिव है ब्रैकेट के, 11 कम 11, 11 तियाँ 33। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखोगे और जो उभयनिष्ठ है उसे आप दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दोगे। एक बार इसको 0 मानोगे, एक बार इसको 0 मानोगे। यदि x प्लस 13 बराबर 0, तो प्लस के 13 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 13। क्या ये आंसर है? नहीं, क्योंकि ये ऋणात्मक है, यह अमान्य है। यदि x माइनस 11 बराबर 0, तो माइनस का 11 इधर आके प्लस का 11 हो, ये सही है क्योंकि ये धनात्मक है। अर्थात जो आपकी संख्या होगी पहली 11 होगी और अगली क्या हो जाएगी 11 प्लस 2, यानी कि 11 और 13। वो जो दो संख्याएं होंगी वो आपकी होंगी 11 और 13। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आराम से हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या बोला, दो संकेंद्रीय वृत्त है। ख नंबर है, बहुत ही आसान है और ये प्रश्न आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ये बड़ा वृत्त है और ये उसका छोटा वृत्त है, दोनों का केंद्र एक ही है। ठीक है, केंद्र का नाम मैं ओ दे रहा हूँ। ये बड़े वृत्त का जीवा है, छोटे वृत्त को टच करते हुए जाती है एक बिंदु पर, मान लेते वो बिंदु पी है। ठीक, और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हुई, ये स्पर्श बिंदु को टच कर रहा है, तो प्रमेय 10.1 के अनुसार यहाँ भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। ठीक, और ये क्या है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है। पी, इस वाले बिंदु को क्यू, इस वाले बिंदु को आर दिखाना, आर मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर है, पी क्यू पी आर के बराबर है। ये चीज़ अपन को सिद्ध करनी है। ठीक, तो बराबर है यानी कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखा दोगे और सिंपलिसिटी के आधार पर इसको बराबर दिखा सकते हो। तो यहाँ देखो, सबसे पहले प्रमेय 10.1 से आप क्या जानते हो कि भैया जो त्रिज्या होती है स्पर्शिका पे लंब होती है, जो ओपी है ना वो लंब होगा क्यू आर पर, यानी कि ये जो कोण है, कोण ओ पी क्यू, कोण ओ पी आर, दोनों के दोनों कितने अंश के हैं, 90 डिग्री के हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ त्रिभुज में। त्रिभुज ओ पी क्यू तथा ओ पी आर में इन दोनों को सर्वांशम दिखाना है। सबसे पहली चीज तो देखो भाई, ओपी, इस त्रिभुज में भी ओपी मिलेगा, उस त्रिभुज में भी ओपी मिलेगा। ओपी बराबर है ओपी के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ त्रिभुज है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण इस त्रिभुज का भी बराबर है, कर्ण उस त्रिभुज का भी बराबर है ना, क्योंकि ये भी त्रिज्या है बड़े वाले का और ये भी त्रिज्या है बड़े वाले का। ठीक है, तो चूंकि जो आपका ओ क्यू है वो बराबर है ओ आर के। क्यों बराबर है,
त्रिज्या है वृत्त की। उसके साथ साथ जो कोण है ओ पी क्यू वो बराबर है ओ पी आर के। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। अगर दो समकोण त्रिभुज के दोनों कर्ण समान हो, कर्ण समान ना दोनों के, तो कौन सा नियम लगता है? आर एच एस। जब 90 डिग्री जब भी आता है आर एच एस लगाते हैं। आर एच एस द्वारा जो त्रिभुज ओ पी क्यू सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ओ पी आर के। सर्वांशम है तो कौन से नियम लगा दोगे अब? सीपीसीटी। सीपीसीटी द्वारा अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होते हैं तो उनकी संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर होती है। तो मुझे बस भुजा चाहिए, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? पी क्यू, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? पी आर। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के। हैंस प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आराम से बन गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी का है, प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न है। कह रहे हैं यदि एल एम समांतर हो सी बी के, ये भुजा इसके समांतर हो, एल एन समांतर हो सी डी के, ये भुजा इसके समांतर हो, तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, गौर नंबर पे आ जाओ। तो हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है कि भैया एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के। सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करना है? ए एम बट्टे बी एम किसके बराबर है? ए एन बट्टे डी एन के। ये हमें सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चित्र बना लेके एक बार। ये है आपका ए एम बी सी डी एन एल। ठीक है, तो पहले केस में आ जाओ। पहले केस में क्या बोला है कि एल एम समांतर है सी डी के, और प्रूफ में क्या लाना है? देखो ए एम बट्टे क्या है? बी एम है क्या? ये तो बहुत आसान हो गया फिर तो। ए एम बट्टे बी एम अगर है ना तो ये बहुत आसान प्रश्न हो गया, बहुत आसान है। तो देखो प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि जो एल एम है वो समांतर है सी डी के। अगर ये त्रिभुज है, इसमें ये भुजा इसके समांतर है, अतः थेल्स प्रमेय से क्या होगा? ए एम बट्टे एम बी किसके बराबर होगा? ए एल बट्टे एल सी के। समीकरण नंबर 1। उसके बाद द्वितीय शर्तानुसार आ जाओ। द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि एल एन समांतर है सी डी के। एल एन समांतर है सी डी के इस त्रिभुज में, तो थेल्स का प्रमेय लगा देंगे। क्या होता है? यहां से आ जाएगा ए एन बट्टे एन डी किसके बराबर होगा? ए एल बट्टे एल सी के। ठीक, आपको क्या करना है? देखोगे इधर भी ए एल बट्टे एल सी है, इधर भी ए एल बट्टे एल सी है, दोनों की तुलना कर दोगे। समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करो तो यहां से आ जाएगा ए एम बट्टे एम बी, और इधर से बचा ए एन बट्टे एन डी, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में हर एनसीईआरटी का उदाहरण आ रखा है। कह रहे द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। तो ग नंबर में आ जाओ। शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, जो भी बहुपद होता है उसको शून्य के बराबर मान लेते हैं। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ करो। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करे तो 10 है और जोड़े तो 7 है। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। तो 5x प्लस 2x। ठीक, यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, तो पहले जोड़ से x का भागा दोनों में जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक x बाहर आ गया, x बचा, यहाँ से 5 बचा, प्लस का चिन्ह लग गया। 2 का भागा दोनों में जाएगा, उभयनिष्ठ। 2 बाहर आ गया, x बचा, 2 पंजे 10। देखो समान है, यानी कि आपने सही किया है। जो 2 बार है उसको आप एक बार लिखोगे और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दोगे। इसको एक बार 0 मानेंगे, इसको एक बार 0 मानेंगे। यदि x प्लस 5 को 0 मान लोगे तो प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। यदि x प्लस 2 को 0 मान लोगे तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 2। आंसर ये हमें हमारे शून्य मिल गए। ठीक, एक शून्य को मैं अल्फा बोल देता हूँ, एक शून्य को मैं बीटा बोल देता हूँ। ठीक, तो अब हमें जांच करनी है। हमारे पास जो बहुपद है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ a के स्थान पर एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं तो 1, b के स्थान पर x का गुणज 7, चिन्ह भी ध्यान रखिए, और c क्या है, अचर पद 10। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? तो ये हमारा a b c है। पहले जांच पे आ जाओ। पहला जांच हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल, जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a। अल्फा मेरे पास माइनस के 5 है, बीटा मेरे पास माइनस के 2 है, b मेरे पास 7 है, a मेरे पास 1 है। -5 -2 माइनस के 7। किसी भी संख्या को जब हम 1 से भाग देते हैं ऊपर जो संख्या होती है वही आ जाती है। बराबर आ गया। दूसरी जांच करनी है हमें शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा, वो होता है c बट्टा a। तो अल्फा का मान है माइनस का 5, बीटा का मान है माइनस का 2, c का मान है 10, a का मान है 1। नेगेटिव गुना नेगेटिव पॉजिटिव, भांदुनी 10, 10 को 1 से भाग देंगे 10 आ जाएगा। दोनों तरफ सत्यापित हमने करके दिखा दिया। ठीक है, तो यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, ये भी बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, माध्यक ज्ञात करना है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है। तो हमें पहले क्या बनाना है, सारणी बनानी है। यहां पे आ जाएगा वर्ग अंतराल, यहाँ पे आ जाएगा बारंबारता, और इधर आता है आपका संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल है 0 पे 10, 10 पे खत्म हुआ, 10 से स्टार्ट हो रहा है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, 3 और 2 5। संचयी जो बारंबारता दे रखी है वो हमें दे रखी है 2 4 7 3, कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, 2 4 7 2 4 7 3 2, ठीक तो है। अब देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहला वाला वैसे का वैसे आ जाता है। 2 में 4 जोड़ोगे 6, 6 में 7 जोड़ोगे 13, 13 में 3 जोड़ोगे 16,
16 में 2 जोड़ोगे 18। अब इनको जोड़ के देखो, ये भी 18 ही आना चाहिए। 7 और 3 10, 6 और 2 18। ठीक, यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे भी वही आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपने सही किया है। इस f के कुल योगफल को हम n बोलते हैं। अब हमें क्या निकालना होता है, n/2। 18/2, 2 नम 18। आपको CF में 9 से बड़ा ढूंढना है। 9 से पहली बार जो बड़ा आ रहा है वो है 13। इसी के सीध में जाओगे, इसी के सीध में। ठीक, 9 से बड़ा 13 था, और 13 से जस्ट ऊपर क्या है, 6। तो ये जो 6 है, ये हमारा संचयी बारंबारता है। ये मेरा f है, f के कॉलम में है ना, और ये मेरा माध्यक वर्ग है। इसलिए जो माध्यक वर्ग है वो 20 से 30 है। माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो कितनी है, 20 है। इनके बीच में कितने का अंतर है, 20 से 30 के बीच में 10 का अंतर है। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF गुणा h/f। ये सूत्र होता है। तो L का मान हमारे पास है 20, n/2 का मान है 9, संचयी बारंबारता का मान है 6, h का मान है 10, और f का मान हमारे पास है 7। तो 9 में से 6 घटाएंगे 3 आ जाएगा। 3 × 30, भाग दोगे 7 चौको 28, 2 बचा 20 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14, 6 बचा तो 60 हो गया। 7 × 8 56, दशमलव के 2 स्थान तक ही ले लो। 20.428, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 24.28। तो हमें हमारा जो माध्यक मिलेगा वो मिलेगा 24.28। ठीक, 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदें हैं। इस थैले में से एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो थैले में नीले गेंदों की संख्या कितनी होगी। देखो ध्यान से देखो, शानदार क्वेश्चन है और ये आपके NCERT का ही प्रश्न है। हमारे पास एक थैला है, ये थैला है। ठीक, इसमें एक थैले में 5 लाल गेंदे, कितने लाल गेंदे हैं, 5 लाल गेंदे दिया है। लाल गेंद 5 है, कुछ नीली गेंद है, कुछ क्या है, नीली गेंद है। मान लेते हैं कुछ नीली गेंद है, तो माना, यहाँ माना करके लिख दोगे, माना नीली गेंद कितनी है, x है। फिर प्रश्न में क्या दे रखा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, लाल से 2 गुनी है। ठीक है, नीली गेंद की जो प्रायिकता है, तो नीली गेंद की प्रायिकता को, नीला मतलब ब्लू, लाल मतलब रेड, प्रायिकता PR कह रहे हैं नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से 2 गुनी है। ठीक है, लाल से 2 गुनी है, तो लाल से 2 गुनी है, तो जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता PB लाल से 2 गुनी है। ये प्रश्न में हमें दे रखा है, ये स्टेटमेंट हमें प्रश्न में दे रखा है कि जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। प्रायिकता का सूत्र तो आप जानते ही हैं, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो ब्लू नीले में आ जाओ, संभव परिणाम कितने हैं, x, और कुल परिणाम कितने हैं, दोनों को जोड़ दोगे 5 + x, दोगुना। R पे आ जाओ, लाल, संभव परिणाम है 5, कुल परिणाम क्या है 5 + x, दोनों के बट्टे में 5 + x कटा, 5 दूनी 10। तो नीली गेंदों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी है, 10 है नीली गेंदों की संख्या। इतना आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर में आ रखा है।